हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक काफ़ी जो है वो के लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी अपनी 2-3 वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन जो है आपको पढ़ाऊँगा। आपके चाहे वो आप जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग, या फिर आप यूपीसी नेट, या फिर जो अदर स्टेट के जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो या एमपी से, राजस्थान जैसे जो आरयूएचएस होता है, और बाकी जो अदर स्टेट, पंजाब का अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप अगर कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो तो बेटा आप जो है इस लेक्चर को देख सकते हो, और यहाँ से आप सीख के जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप एक अच्छा आप रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो उसी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आज से मैं जो है आपके लिए केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, ये भी देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिक आपका मतलब इसका जो एप्लीकेशंस कई चैप्टर्स में यूज़ होते हैं, तो आपको ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल जो है उतना स्कोरिंग नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो है पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना है। तो इसको भी आपको पढ़ना है। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। देखो, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप कोई कोई टीचर बनने नहीं आए हैं। आपका अभी जो मेन मोटिव क्या है, वो सिलेक्शन लेना है। तो आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जो है काम की चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, जितना आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा मैं आपको नॉलेज जो है वो नहीं दूँगा, क्योंकि आपको जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है, आपको उसको पढ़ने का क्या ही मतलब आपको निकलेगा जब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी नहीं जाएँगी। तो इसलिए जो है आपको मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जो आपके लेवल की चीज़ें हैं और जहाँ-जहाँ कुछ ज़रूरी है, तो मैं आपको उसको बता दूँगा कि आप जो है उसको जाके कहीं से पढ़ लो। तो फिलहाल देखो, और इसका जो जो नोट्स हैं आप खुद से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको नहीं दूँगा। आप एक कॉपी पेन ले लो और इसको जो है सारे नोट डाउन करते जाओ, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। और इसको अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में और शेयर करिए, जो लोग भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुँचे और उनकी भी तैयारी जो है अच्छी हो सके। ठीक है। लेकिन और नोट्स मैंने आपको पहले बताया कि नोट्स बेटा इसका देखो आप लोग बनाते रहो। सिर्फ वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं करने वाला। आप आज वीडियो देखोगे, एक दिन तक आपके जो माइंड में वो होगी स्टोर, उसके बाद फिर से वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। इसलिए कॉपी पेन ले लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो आप लोग। ठीक है। और इसको तो जो पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है, वो क्या है यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट। तो आपके भी एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर हमारा होता है, सबसे पहले एक जान लो कि आपका जो केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आपका जो ये मोल कॉन्सेप्ट किस में आता है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को जो है कवर करेंगे। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो पहला हमारा यहाँ पे है, क्या है, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेजरमेंट के लिए हम जो है मोल्स का यूज करते हैं। ठीक है। मोल होता है, हम मोल का यूज कहाँ करते हैं, तो मोल का यूज केमिस्ट्री में हम मेजरमेंट्स के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, हाइट को हम फुट में नापते हैं, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो जैसे हम अलग अलग मेजरमेंट्स करते हैं, वैसे केमिस्ट्री में भी मेजरमेंट के लिए मोल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरी होता है मोल। किसके लिए, मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। उसके बाद क्या है आगे, यूज टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो मोल होता है, मोल क्या एक्सप्रेस करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को। ठीक है। तो ये भी देखिए, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मोल रिप्रेजेंट, उसके बाद दे देगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर आपको दे देगा कुछ भी और भी चीज़ जो है आपको ऐसे 4 ऑप्शन करके दे देगा। तो आपको इसे दे सकता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या फिर ऐसे अलग अलग करके। तो आपको उसमें से एक बताना होगा। तो ध्यान रखो कि जो मोल होता है, मोल को किस चीज़ में यूज करते हैं, एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो आपको बताऊँ, जैसे कि हम एक डजन लेते हैं ना, एक जाते हैं केला लेने, तो हम बोलते हैं 1 डजन केला दे दीजिए। तो 1 डजन का मतलब क्या हम उससे कहना चाहते हैं कि हमें जो है 12 बनानाज आप दे दो, 12 केले आप लोग दे दीजिए। ठीक है।
और एक ग्रॉस जो होता है, ग्रॉस में क्या होता है कि 144 आर्टिकल्स होते हैं। तो देखो बेटा, मैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अब एकदम हिंदी में तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसको मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो आई थिंक आपके लिए बेटर होगा कि आप अभी से इंग्लिश सीखना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में जो है आपको इंग्लिश में पढ़ाई करना है आगे चल के। तो इसलिए बेटर आपके लिए रहेगा कि आप जो है इंग्लिश में चीज़ें सीखो, और मैं इतना कोई बहुत टफ इंग्लिश यहाँ पे नहीं वर्ड यूज़ करूँगा जो आपके समझ में ना आए, ठीक है। तो इतना थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती होगी, तो आपके लिए भी ये बेटर है कि आप यहीं से पढ़ें। उसके बाद देखो आता क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जिसको आपने देखा कई कई जगह हम किससे एस को हम यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए से, ठीक है। ऐसे एन होता है और ऐसे नीचे यहाँ पे ए होता है। तो एन ए का मतलब क्या होता है, फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है या फिर एवोगाड्रोस नंबर होता है, जिसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये देखो, ये जो वैल्यू है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे वहाँ पे बस डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ऐसे ही होते हैं एज कम्पेयर टू आपको न्यूमेरिकल्स दें या फिर कुछ और आपसे कोई हाई फाई चीज़ ऐसे नहीं पूछता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान, जो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ आपको बताऊंगा, उस वैल्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किस वैल्यूज़ की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, तो डायरेक्टली आपसे कांस्टेंट की वैल्यूज़ वहाँ पे पूछ लेते हैं। तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि एवोगाड्रो जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू कितनी है। तो आई थिंक आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब बता रहा हूँ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वो इसी से है कि एवोगाड्रो कांस्टेंट आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा वो। अब आओ हम कुछ कांस्टेंट सीखते हैं, ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में है कि 1 मोल ऑफ O2, जैसे अगर कोई आपसे बोलता है कि 1 मोल ऑफ O2 कितने के इक्वल होता है एवोगाड्रोस के टर्म में, ठीक है। तो वहाँ पे कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻, क्या होगा, 23 एटम होगा। एक मिनट, यहाँ पे ये जो मैं O2 लिखा हूँ, O2 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल चीज़ ध्यान रखना, मैं कहाँ पे एटम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पे मॉलिक्यूल यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एटम बोला, ठीक है। तो यहाँ बेटा कंफ्यूज मत होना, आप लोग काफ़ी लोग अभी जिनका बेसिक नहीं क्लियर होता वो एटम और मॉलिक्यूल में ही कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। तो देख लो यहाँ पे जब कोई आपसे सिंगल एटम की बात हो, जैसे मान लो आपसे सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हो, ऑक्सीजन लिखा हो, कार्बन लिखा हो, तो यहाँ पे क्या हम एटम यूज़ करेंगे, एटम टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला क्या है, 1 मोल ऑफ H2O। अब यहाँ पे क्या है कि 6, इसमें कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे एक सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जहाँ पे कई सारे जो मतलब मॉलिक्यूल्स, जब जब टर्म यूज होता है तो उसमें कई सारे एटम्स मिलके जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि आपका H2O हो गया, CO2 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, P4, ठीक है, PO4 हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मॉलिक्यूल हैं। ये सब क्या है, ये एटम। अब इनको नहीं कहा जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा, इनको मॉलिक्यूल बोला जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है कि 1 मोल ऑफ CO2 एट STP। अब यहाँ पे देखो STP का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो STP का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। STP का फुल फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस चीज़ को आपको तो ध्यान में रखना है कि जो STP होता है आपका, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपसे ये भी यहाँ पे जो आपके BSc नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे सिंपली जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। जैसे आपको STP हो गया, NTP हो गया, ठीक है। तो मैं चलो आपको एक काम देता हूँ, यहाँ पे आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ आपको। NTP, STP, NTP दो चीज़ें होती हैं। तो आपको NTP का फुल फॉर्म जो है आपको सर्च करके या किसी बुक से या फिर आप गूगल कर सकते हो। इसका जो फुल फॉर्म आपको पता करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो बेटा आपके लिए मैं इतना काम दे रहा हूँ, बहुत आपको बड़ा मैं टास्क नहीं दे रहा हूँ, छोटा ही दे रहा हूँ भाई। हम छोटे छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल अगर अचानक से हम बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें अगर मैं आपको आपके ऊपर बर्डन डाल दूंगा कि आप इसको करो, ये करो, वो करो, तो आप भी जो है आप आई थिंक नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो अभी शुरुआत करो छोटी छोटी, एक एक ईंट से जो है पूरे एक बहुत बड़ा मकान बनता है।
तो इसलिए पहले आप अपना बेस तैयार करो। बेस जब आपका अच्छा भी बनता जाएगा तो धीरे धीरे जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपकी चीज़ों को समझने सोचने की क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटी है, वो बढ़ती चली जाएगी बेटा। तो उसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली जो इंक्रीज करेंगे, एकाएक हम इतना नहीं अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे चीज़ों को। तो ऐसे ऐसे आप जो है तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। पढ़ाने को तो मैं अभी आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री में आपको पूरा नीट का जो है आपका मैं सिलेबस जो है कवर कर सकता हूँ, लेकिन इतना हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए अभी आप लोग क्या करोगे, एनटीपी का फुल फॉर्म पता करोगे, और मैं आपको एसटीपी का फुल फॉर्म बता दिया हूँ। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब तो गैस है, ठीक है। तो गैस को हम किस में, या तो हम कर सकते हैं कि कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें कि क्या है 22.4 लीटर, ठीक है। ए भी 1 मोल CO2 एट STP मतलब कितना होगा आपका 22.4 लीटर। तो बेटा ये भी देखो बहुत ध्यान रखना, जब आपसे अगर इसको गैस के टर्म में पूछे कि कितना होता है, तो आपको क्या बताना है कि 1 मोल में कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर एट STP। STP ध्यान रखना, ठीक है। STP और NTP जहाँ जहाँ वर्ड यूज होते हैं, इनका अपना अलग अलग जो है फिर मतलब निकल जाता है। इसलिए ये चीज़, ये लाइन ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ जैसे CO2 एट STP कितना होगा, या तो 6.0222 इंटू 10⁻20 या फिर 22.4 लीटर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एटॉमिक मास पे, ठीक है। ये भी देखो काफ़ी, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जिनकी अभी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी अभी तक, तो आज अपना जो डाउट है क्लियर कर लो। अब हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ स्पेसिफिक एटम। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, है ना, पोटेशियम, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। जैसे आप ये भी देख लो, क्या है, बोरान है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है, फ्लोरीन है। तो ये सब भी क्या है, एटम है। क्या है बेटा, ये इनको हम बोलेंगे क्या, एटम बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, जैसे बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, अभी ये क्या है, सिंगल है। और जैसे आपका सोडियम हो गया, मान लो पोटेशियम हो गया, तो ये सब अभी आपके क्या है, ये एटम में है। मतलब सिंगल जब एक कोई हम यूज करते हैं, कोई किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और एटम को जो उसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्या, जैसे हम ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना, 16 होता है। तो सिर्फ हम 16 नहीं लिखेंगे या फिर 16 ग्राम उसको लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आपको क्या लिखना है कि 16U, ठीक है। वहाँ पे आपको 16G या फिर 16 कुछ और ग्राम लिख दे, अगर पूछ देगा ऐसे, तो आपको वो ऑप्शन नहीं क्लिक करना है। तो ध्यान रखना कि आपसे एटॉमिक मास पूछ रहा है या फिर ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे पूछ क्या रहा है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ देख के टिक मत लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर वे क्या होता है कि क्वेश्चन जो है आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछे एटॉमिक मास, तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा। से 16U, 12U, यहाँ पे 1U, ऑक्सीजन का कितना 16U, और सी का क्या है 12U, एच का है क्या यू। बेटा देखो यू कोई कुछ ऐसा कोई इसका टर्म नहीं कोई है कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस ये आपको एटॉमिक मास जो है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसलिए आप लोग यू को ध्यान रखना कि जब आपसे एटॉमिक मास पूछे तो जब सामने यू हो वही ऑप्शन क्लिक करना, कोई आगे ग्राम का या फिर आप कोई और कुछ मत लिख देना। नहीं तो आपसे ऐसे से ऑक्सीजन का लिख सकते हैं 16G, या फिर 16 ग्राम, या फिर 16 मिलीग्राम आपसे कह सकता है। तो आपसे क्या आपको टिक करना है, जहाँ पे क्या 16U लिखा हो वही क्या होगा, आपका एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका एटॉमिक मास का। तो इसको देखो आप ध्यान रखना, ठीक है, इसको मत भूलना, ये चीज़ें याद रखना कि एटॉमिक मास मैंने आपको क्या बताया था। इसके बाद आते हैं हम क्या, ग्राम एटॉमिक मास को देखते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, क्या एटम्स में आपको बोला था ना, आपको मैं क्या एटम्स बोला था। तो ऐसे क्या होगा, और बाकी जो अभी एटॉमिक मास था 1U था। अब यहाँ पे जो ग्राम एटॉमिक मास होगा उसमें क्या आगे लग जाएगा, यहाँ पे देखो G लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या आपका G लग जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे कि अगर आपसे मान लो पूछ लेता है कि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का क्या ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। तो वहाँ पे हम क्या 16U नहीं लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे 16G, मतलब 16 ग्राम जो होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 इसका क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 16 इक्वल टू कितना 32 ग्राम। इसका क्या होगा O2 का ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो इसे कंफ्यूज मत होना एटम और मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास में और जो है क्या ग्राम एटॉमिक मास में। तो ठीक है, इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, प्लेन एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो दोनों में आई थिंक जो आपका एक डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया। बाकी अगर अभी भी कुछ आपका डाउट रह जाता है तो आप उसको मेरे से ठीक है पूछ सकते हो। मैं अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी उसको भी यहाँ पे अभी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके आप मेरे को जो आपका डाउट है या तो आप कमेंट्स के सेक्शन में आ जाके पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे आप जो है आप मेरे को इंस्टा पे सीधा डीएम करके आप जो है वो पूछ सकते हो। तो अब हम ग्राम एटॉमिक मास के बाद आते हैं, क्या आते हैं मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये भी देखो काफ़ी जो है पूछा जाने वाला आपके एग्जाम में टॉपिक होता है। ग्राम एटॉमिक मास आपसे सिंपली पूछ लेगा। तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन H2O हो गया। तो H2O में देखो H2O में क्या है, H2O में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो H2O है, H2O में देखो बेटा मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इतना बेसिक से आई थिंक कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है आपको, आपके लिए मैं बहुत काम की चीज़ ही बता रहा हूँ, जिनके जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या फिर जिनके क्लियर हैं तो आप लोग एक बार अपना रिवाइज कर लो। तो देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितना है, ऑक्सीजन का क्या है सिंपली एक एटम है। तो टोटल मिला के हालांकि मॉलिक्यूल होंगे, इसलिए क्या यहाँ पे बोला है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो H2O यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास कितना था यहाँ पे 16 क्या था ग्राम था ना, और हाइड्रोजन का कितना 1 ग्राम था। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 और +16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 ग्राम आ जाएगा। तो जो वाटर होता है, वाटर का ग्राम एटॉमिक मास जो है कितना होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 ग्राम। तो देखो मैं आपको यहाँ पे भी एक जो है काम दे रहा हूँ आपको बेटा, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, सबको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको क्या हमें मुझे बताना है कमेंट करके, यहाँ पे आपको ग्राम एटॉमिक मास आप या तो कमेंट करो, नहीं तो फिर आप अपने आप कॉपी में, ठीक है, मुझे मत बताना इसको कमेंट करके, आप इसको खुद से अपने कॉपी में आपको निकालना है H2SO4 और किसका CO2 का, इन दोनों का आपको ग्राम एटॉमिक मास जो है आपको कैलकुलेट करके आपको जो है अपने कॉपी में लिखना है। ऐसे से आप, ये तो मैं आपको एक आइडिया दे दिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका होता है। बाकी आप बहुत से ऐसे आप, मैं तो आपको एक बताया हूँ, अगर मैं आपको एक कोई काम देता हूँ तो आप उसको चार चार चीज़ों का निकालो। जैसे CO2 हो गया, PO4 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। ऐसे से जो आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना आप निकालेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, उतना फिर आपको याद होता जाएगा कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, फास्फोरस का कितना होता है, ठीक है। तो ऐसे से जब चीज़ों को आप याद करोगे ना, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, तो उतना ही जो है आपको क्वेश्चन करने का जो टाइम ड्यूरेशन है ना एग्जाम में, आपका उतना कम होता जाएगा। जितना आपको बहुत बार ऐसे आपका मान लो आपसे मान लो H3PO4 पूछ लिया, अब आपको फास्फोरस का जो है मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, आपको मान ढूंढना है, याद करना है, आपको अच्छे से याद नहीं, आपको फिर सोचने में आपका टाइम काफ़ी चला जाएगा। इसलिए अगर आप चीज़ों को जल्दी याद रखोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप जो है क्वेश्चन को फटाक से कर ले जाओगे। इसके बाद अब क्या हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखो जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट। जैसे आपको मैं बताया था ना कि H2O हो गया, CO2 हो गया और H2SO4 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो देखो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है, मैं क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि H2SO4 का जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का जो कितना होता है एटॉमिक, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो 1 ग्राम होता है। इसके बाद कितना फिर, और सल्फर है, सल्फर कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो H2SO4 में कितने हैं, हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस सल्फर 1 है 32 प्लस, और ऑक्सीजन कितना 4 है,
तो 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इसको तो टोटल कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा। ये आपका क्या है, आपका मॉलिकुलर मास है। ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है, मॉलिकुलर मास। तो ऐसे से आप जो है और भी चीज़ों की प्रैक्टिस आप खुद से करें तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ठीक है, तो ये तो हम बात की अभी कर लिए एटम, ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम देखते हैं मॉल क्या है, फार्मूलाज फॉर मोल्स। मोल को कैलकुलेट करने के जो फार्मूले हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट में बनाए गए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो, तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं किसके टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। जो इसमें हम मोल निकालना सीखेंगे किसके टर्म में सीखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, देखो क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं अपॉन क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर मैंने आपको बताया था कि उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका था, आप आई थिंक आपको याद होगा, इसकी वैल्यू याद रखना, देखो बार बार इसका भी यूज होता है हर जगह पे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, तो क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट Na। तो यहाँ पे हम जो भी मैं आपको फार्मूले बताऊंगा उसको हम एक एक क्वेश्चन करके सीखेंगे कि, तो आई थिंक आप उसको बेहतर समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो जो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 22.088 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ CO2। तो अब यहाँ पे हमें क्या, मोल्स पता है, मोल्स को हमको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मोल्स एन इज इक्वल टू क्या, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना पर 22.088 इंटू 10⁻23 अपान, यहाँ पे एवोगाड्रोस की वैल्यू कितनी मैंने आपको बताया था यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया, बाकी 6.022 से 22 पॉइंट जो है 24 है। तो 24 जो है कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 4 मोल। ठीक है, तो 24.088 से 6.022 कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, और बाकी 10⁻23। देखो एक कैंसिल कैसे, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि जो 10⁻23 है कैसे कैंसिल होगा। देखो बेटा आपको भले आता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो देखो जैसे ऊपर यहाँ पे क्या है, ऊपर 10⁻23 भी है, नीचे भी क्या है 10⁻23। तो यहाँ पे 10⁻23 जो है, जब नीचे वाला यहाँ पे ऊपर जाता है तो इंटू में हो जाएगा 10⁻23। तो क्या हो जाएगा, +23 और -23 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इसको हम कैंसिल आउट मैंने किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आता होगा, लेकिन बहुत ऐसे में मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होती, छोटी छोटी चीज़ें। तो अभी आप अपना डाउट क्लियर कर लो ताकि एग्जाम हॉल तक आपके मन में कोई ऐसा डाउट न रहे। ठीक है, तो ऐसे देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में अगर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, बाकी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से भी करना, तो आप जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम दूसरा टर्म देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका होता है वो किसके टर्म में यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो है, तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम आपको मॉलिकुलर मास में। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना होता है, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास। तो देखो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ O2। तो आपसे यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ O2 का पूछा है कि उसमें 12 ग्राम ऑक्सीजन जो गैस है उसमें कितने मोल्स हैं। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका गिवन मास, गिवन आपका कितना है 12, जो गिवन मास कितना है आपका 12 है। ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पे 32 होता है ना, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है यहाँ पे 32 होता है ना इसमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप इसको जब कैंसिल आउट करोगे इसको, तो देखो ये 16 हो गया। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो निकल के आएगा है 0.375 मोल्स। ठीक है, आप इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेना है। और देखो कहीं कहीं जो है कैलकुलेशन में वो कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तो बेटा उसको आप लोग थोड़ा अवॉइड करना कि आप उसको मुझे बताओ बार बार। आप खुद से भी इतना, आपके अभी आप मेच्योर हो गए हो, सब लगभग 18+ ही हो गए, तो इतना आपके पास दिमाग होगा कि आप इसको खुद से भी कैलकुलेट एक बार करके क्रॉस चेक कर लेना कि जो कैलकुलेशन मैं आपको करा रहा हूँ क्या सही है। अगर गलत है तो आप इसको खुद से करेक्ट कर लेना। ठीक है, कहीं कहीं उसे गलती तो नहीं होगी हर जगह, बट कहीं कहीं हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो देखो बेटा अगर आपको ऐसे
ग्राम में अगर आपको वहाँ पे आपको दिया हो कि इतने, आपसे पूछा कि इतने ग्राम ऑक्सीजन का जो है कितने मोल होंगे, या फिर आपसे पूछ लेगा कि मान लो 40 ग्राम CO2 में कितने मोल्स होंगे, तो आपको सिंपली ऐसे लिखना है गिवन मास जितना आपको ऊपर दिया है, बाकी आप नीचे उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास। ये तो मान लो यहाँ पे आपका कितना ये मॉलिकुलर मास था, आपसे सिंपल ऑक्सीजन पूछ रहा, ऑक्सीजन गैस O2 ना देके आपसे सिंपल पूछ लेता, तो आपको यहाँ पे आप नीचे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 16 लिखते हैं, 32 फिर आप नहीं लिखते। यहाँ पे हम क्या ग्राम, यहाँ पे O2 है इसलिए हमने क्या नीचे यूज किया, ग्राम मॉलिकुलर मास। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन पूछा होता तो आपको क्या यूज करना पड़ता, ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद अगला हम देखो क्वेश्चन देखते हैं, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे मोल्स कैसे होगा जो इसके मतलब 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, तो 52 आपका ऊपर गिवन मास अपान इसका जो है इसका एटॉमिक मास कितना होगा, हीलियम, मैं बताता हूँ हीलियम का कितना होता है, 4 होता है, तो नीचे कितना 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 मोल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, 13 मोल्स होते हैं। यहाँ पे मोल निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे लीटर के टर्म में है, तो यहाँ पे जो क्या फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम एट STP। अगर आपको वॉल्यूम दी हुई है, अगर वहाँ से आपको अगर मोल्स निकालना है तो यहाँ पे यही फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP। यहाँ पे तो क्या है, CO2 गैस बोला ना, क्या है STP पे। तो अब सिंपली देखो फॉर्मूला यूज कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कितना, 0.4 इज इक्वल टू आपको वॉल्यूम एट STP आपको बताना है, और नीचे क्या होता है 22.4, ये तो कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 22.4 इज इक्वल टू, इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8.96 लीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो आपको मान लो दिया गया था कि कितना यहाँ पे मोल है, नहीं तो आपसे सिंपली अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पे दे सकता है इतना लीटर में, बताओ कितना जो है मोल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या किया कि फार्मूले को यहाँ पे इसको यहाँ ले आया ना, ऐसे इसको जो अपॉन में था इसको यहाँ इधर जब आएगा, जो इक्वल के जब लेफ्ट साइड में आएगा ये जो अपॉन में है जो डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा, इसमें 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इसलिए जो है ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, कहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे अगर 0.4 अगर यहाँ आता है, यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है चीज़। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, थोड़ा बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम एट STP। ठीक है, ध्यान रखना क्या निकल के आया है। तो यहाँ से आप मोल भी निकाल सकते हो अगर आपको वॉल्यूम दिया रहेगा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ एटम्स का है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप फार्मूला है, इसको नोट करते चलना। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जिसको NA मैंने आपको बताया बार बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर एक प्रैक्टिस करके हम देखते हैं तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। है क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 48 ग्राम मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पे क्या था फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, गिवन मास, तो गिवन मास कितना आपको दिया है 40 ग्राम दिया है, अपान ग्राम एटॉमिक मास जो है मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना 24 होता है। इसको एक मिनट मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, मैग्नीशियम का कितना होता है यहाँ पे 24 होता है 24, तो अपान 24 इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट जो होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे 24 टू जा हो जाएगा 48 इंटू कितना आ जाएगा ये 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम कह सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे कह सकते हो कि कितना 2Na। यहाँ पे अगर आप जो है इसकी जगह सिर्फ अगर आप Na यूज़ कर दो, ठीक है Na, तो अगर आप इसकी वैल्यू को ना कहीं की जगह ऐसे आंसर में मान लो आपको 2 आंसर दे दिया, ये जो आपका पहला आंसर है वो मान लो आपको दे दिया कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम,
जो अब बी ऑप्शन आपका ऐसा है कि वो क्या है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। सी जो आपको दे दिया मान लो वो ऐसे दे दिया कि आपका क्या 2Na, या फिर आपका डी बोल दिया है बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पे आप कौन सा टिक करोगे? तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो है अगर हम इसको Na की वैल्यू रखते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। और अगर हम जो एवोगाड्रोस कांस्टेंट अगर इसकी वैल्यू हम नहीं रखते तो हमारा कितना आ जाएगा 2Na आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपके दोनों ऑप्शन सही है, बी भी आपका सही है, सी भी सही है। तो कौन सा इसका बेटा सही ऑप्शन होगा? बी एंड सी जो है इसका सही होगा। तो इसलिए कई कई देखो आपको कंफ्यूज कर सकता है, 2Na भी दे सकता है या फिर आपको 12 पूरा सीधा पूरा जो इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान से देखना कि आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है या फिर जो ऑप्शन में जो आपके उसमें आंसर्स दिए हैं वो किस टर्म में दिए हैं, किस पर्सपेक्टिव में दिए हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। सिर्फ हम खुद से नहीं, बस हमें फार्मूला पता है मल्टीप्लाई फटाफट करते चले जाओ, क्या पता वहाँ पे आपको जो है एन की वैल्यू नहीं रखनी होगी, तो आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको टाइम भी कम कंज्यूम होगा, तो आप ज़्यादा स्मार्टली जो है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे। इसलिए जो है क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ एक बार ऑप्शन को भी देख लो कि ऑप्शन जो है किस टर्म में आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो एक ये हम क्या सीखे हमने अभी ग्राम नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको निकालने का हमने यहाँ पे फॉर्मूला सीखा कैसे उसको निकालते हैं, और मैंने आपको उसका एक क्वेश्चन आपको करके भी बताया कि कैसे उसको करते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो देखो सिंपली वैसे ही होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है इज इक्वल टू गिवन मास। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करके हम देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O होता है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है आपका 36 ग्राम दिया गया है, और वाटर का जो है मॉलिकुलर मास कितना होता है आपका 18 होता है इंटू Na, या फिर आप क्या कर सकते हो वैल्यू रख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23। तो 18 टू ज़ा क्या होता है 36 होता है 18, ठीक है 18 से 36 यहाँ पे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Na आ जाएगा, या तो फिर आप क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पे वही जो मैंने आपको बोला 12.044 इंटू 10⁻23। तो आपके देखो बेटा दोनों इतने क्या हो गए मॉलिक्यूल हो गए हैं, ये क्या है आपके मॉलिक्यूल हो गए, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कितने 36 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे कितने 2Na, या फिर 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। तो ये पूरा आपका जो एक टॉपिक था, मोल वाला जो चैप्टर था आपका, ये यहाँ पे फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से जितना आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है उसके लेवल के हिसाब से आपका जो ये चैप्टर था वो बेटा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और इसलिए देखो मैं आपसे बोला था कि ज़्यादा जो है मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, उतनी ही पढ़ाऊँगा जितने आपके काम की चीज़ें होंगी। तो फिलहाल जो है आई थिंक आप जो है आज का जो सेशन है इसको आपने एंजॉय किया होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आपके बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे जो आपके क्लियर नहीं रहे होंगे पहले, वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट बेटा इसको रह जाता तो आप उसको मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नहीं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम जो आईडी उसको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके आप मेरे को डायरेक्टली जो है डीएम करके आप अपना डाउट जो है पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई होगा तो उसको आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अगर आप और चैनल आप जो है सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना।